हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 12 फिजिक्स से चैप्टर नंबर 2 से धारिता टॉपिक पढ़ने वाले हैं। जैसा कि सेकंड चैप्टर में मैंने पिछले 2 वीडियो में आप लोगों को इसका जो फर्स्ट टॉपिक होता है विभव वो अच्छे से क्लियर करवाया है। तो आज हम इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं धारिता। अब सबसे पहले विद्युत धारिता समझने के पहले आप लोगों को ये समझना जरूरी है कि एक चालक क्या होता है, क्योंकि आप लोगों को धारिता जो होती है वो एक चालक में होती है। जब तक हम चालक क्लियर नहीं करेंगे तब तक अपन धारिता पे नहीं आ सकते। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि चालक, अगर चालक की बात की जाए तो उसको बोला जाता है कंडक्टर, ठीक है ना। तो कंडक्टर का मतलब, चालक का मतलब ये होता है कि ऐसी कोई वस्तु जिसमें से विद्युत धारा का प्रवाह हो सके या जिसमें से आवेश प्रवाहित हो सके, उसे बोला जाता है चालक या कंडक्टर। जैसे आप लोग अपने डेली लाइफ में देखते होंगे कि आपके घर में जो बिजली आती है वो बिना वायर के नहीं आ सकती है, तो वो आपका जो वायर होता है, जो केबल होती है, उसको आप लोग चालक बोल सकते हैं। इस तरीके से कोई धातु है, लोहे की कोई वस्तु है, वो चालक होती है। अगर गीली मिट्टी है तो उसको चालक बोला जा सकता है, क्योंकि उसमें से भी आवेश का प्रवाह होता है, धारा का प्रवाह होता है। ऐसे अगर पानी की बात की जाए तो उसमें भी करंट फ्लो होता है, तो उसको भी चालक बोल सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसी वस्तुएँ देखते हैं जिनमें से आवेश प्रवाहित हो सकता है या विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, तो उसे चालक कहा जाता है। तो अब ये धारिता जो बनती है वो चालक में ही बनती है। धारिता का मतलब अगर अपना नॉर्मल देखा जाए तो धारिता का मतलब होता है धारण करना। अब धारण किसको? आवेश को, क्योंकि चालक में क्या प्रवाहित होता है? आवेश। तो धारिता से मतलब सीधा हुआ है यहाँ पे कि वो आवेश को धारण करने की क्षमता से मतलब हुआ है। तो अभी अपन क्लियर करने वाले हैं कि विद्युत धारिता क्या होती है, जैसा अभी अपनों ने क्लियर करा है चालक। तो अभी अपन आते हैं विद्युत धारिता पे। तो विद्युत धारिता को भी क्लियर करने से, धारण की क्षमता क्लियर, मतलब इसमें वर्ड का मतलब होता है धारण करने की क्षमता। तो इसको समझने के पहले मैं आप लोगों को डेली लाइफ के 2 एग्जांपल देने वाला हूँ। जैसे अपने घर में कोई पानी की बाल्टी है ना, खाली बाल्टी है, उसमें जैसे जैसे अपन पानी भरते जाएंगे, है ना, तो वो क्या होगा, उसका स्तर बढ़ता जाएगा, उस पानी का लेवल बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे अपन पानी डालेंगे उसमें लेवल बढ़ता जाएगा। लेकिन एक स्थिति ऐसी आएगी कि वो जब बाल्टी फुल हो जाएगी तो उसका लेवल नहीं बढ़ेगा, वो पानी नीचे ढुलने लग जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी धारण करने की क्षमता खत्म हो चुकी है। मान लो अगर कोई 10 लीटर की बाल्टी है तो उसमें 10 लीटर से ज़्यादा पानी नहीं आ सकता है। जब तक अपन 10 लीटर पानी देते रहेंगे, जब तक वो नहीं होता है तब तक तो उसमें रहेगा, लेकिन बाद में वो डुलने लगेगा। इसी तरीके से आप लोग किसी वस्तु को गर्म करते हैं, टेम्परेचर देते हैं, तो कुछ समय तक वो गर्म होती है। जैसे जैसे उसको टेम्परेचर देते हैं उसके ताप में वृद्धि होती है। ऐसे ही एक चालक में क्या होता है, जैसे जैसे अपन आवेश देते हैं उसको, तो उसके विभव में वृद्धि होती है। सीधी आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि होती है, क्योंकि विद्युत का मतलब होता है आवेश के रूप में प्रवाहित होता है वो। तो अगर किसी को, चालक को विद्युत धारा दी जाती है या उसमें आवेश प्रवाहित किया जाता है, उसके विभव में वृद्धि होती है। तो यहाँ पे अगर मैं मान लूँ किसी चालक को Q आवेश देता हूँ, क्या आवेश देता हूँ? Q आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि होती है, उसका विभव V होता है। तो सीधा जो है आवेश देने पर उसका विभव बढ़ता है। इसका मतलब आवेश किसके समानुपाती होता है? विभव के। या ऐसा बोल सकते हैं कि विभव किसके समानुपाती होता है? आवेश के। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे आवेश बढ़ेगा वैसे वैसे उस चालक का विभव भी बढ़ेगा। तो यहाँ से मैं अगर एक नियतांक लेता हूँ तो वो C होता है, और C को यहाँ पे बोला जाता है नियतांक, और जिसे हम बोल सकते हैं धारिता, उस चालक की धारिता। तो आई होप आप लोगों को यहाँ क्लियर हुआ होगा कि किसी चालक को आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि होती है। तो सीधा क्या हुआ, जो विभव होगा वो किसके अनुक्रमानुपाती होगा या समानुपाती होगा? उसके आवेश के। यहाँ एक नियतांक जोड़ेंगे जिसे बोलेंगे C, और वो है यहाँ पे धारिता, उस चालक की धारिता। यहाँ से मैं अगर C की वैल्यू निकालता हूँ तो वो आता है Q के अपॉन में V। तो ये आप लोगों का धारिता का फॉर्मूला बनेगा। क्या बनेगा? ये धारिता का फॉर्मूला जो अपन आगे पढ़ने वाले हैं। अब मैं यहाँ से थोड़ा सा और इसको आगे, यहाँ अपने को विद्युत धारिता की डेफिनेशन बनाना है, तो उसके लिए इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। मैं यहाँ पे विभव को, यदि V इक्वल को 1 वोल्ट मान लेता हूँ, मैंने ऐसा मान लिया है कि जो विभव बढ़ा उसका वो 1 वोल्ट बढ़ा है, तो उस कंडीशन में यहाँ से C की वैल्यू क्या आएगी? C इक्वल में
Q आएगा। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि उसकी धारिता जो है उसके आवेश के बराबर होगी, लेकिन कब होगी कि उसके उस चालक के विभव को 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए वो चालक जितने आवेश को ग्रहण करता है या धारण करता है उसे उस चालक की विद्युत धारिता बोलते हैं। मैं एक बार और डेफिनेशन यहाँ से क्लियर कर देता हूँ इस वाले पॉइंट से, कि किसी चालक के विभव को 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए या 1 वोल्ट में वृद्धि करने के लिए जितने आवेश की आवश्यकता होती है उसे उस चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। एक बार और सुने, किसी चालक के विभव को 1 वोल्ट बढ़ाने में जो आवेश धारण करता है या ग्रहण करता है उसे उस चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। तो ये यहाँ से डेफिनेशन लोग बनी, आप लोगों की अच्छे से नोट करें, डेफिनेशन सुने और उसको अपनी कॉपी में नोट करें तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। अब ये तो बेसिक चीज़ें हुई, बात आती है अभी इसके एसआई मात्रक की। तो इसका एसआई मात्रक जो है वो फैराडे ने दिया था। किसने दिया था? फैराडे ने। तो उसी के नाम पे इसका एसआई यूनिट बना फैराड। ऐसे कैसे? सीजीएस मात्रक, सीजीएस मात्रक बनेगा इसका स्थित फैराड। क्या बनेगा? स्थित फैराड। फिर बात आती है विमी सूत्र की, कि विमी सूत्र क्या बनेगा। कभी कभी एग्जाम में आप लोगों को ये बेसिक चीज़ें पूछी जाती है, जो आपके खाली स्थान सही जोड़ी वगैरह आते हैं ना, उसमें सही विकल्प वगैरह में उसमें डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि इसका एसआई मात्रक क्या होता है, इसका सीजीएस मात्रक क्या होता है, इसका विमी सूत्र क्या होता है। तो इसका विमी सूत्र बनेगा Q के अपॉन V से, इसी से बनेगा। अभी देखिए इसमें थोड़ा सा क्लियर करें कि ये विभव जो होता है, आप लोगों को पता है कि मैंने विभव वाले टॉपिक में पढ़ाया था कि विभव का मतलब होता है V इक्वल W के अपॉन में आवेश, वहाँ पे Q0 लिया था, लेकिन मैं यहाँ पे अपन क्योंकि धारिता वाले चैप्टर में आवेश को कैपिटल लेना है तो मैं इस Q0 को कैपिटल नोट कर देता हूँ। तो यहाँ से देखिए फार्मूला क्या बनेगा, Q के अपॉन में W और उसके अपॉन में Q, ये Q कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, तो ये बनेगा Q स्क्वायर के अपॉन में W। अभी देखें यहाँ पे ऊपर क्या है? आवेश, और आवेश का मतलब होता है धारा गुणित समय। तो ऊपर क्या बन रहा है, मैं पूरा इसका फॉर्मूला बता देता हूँ, धारा गुणित समय। मैं विमी सूत्र बनाना सिखा रहा हूँ आप लोगों को ताकि याद नहीं करना पड़ेगा। देखें यहाँ पे, और कार्य का मतलब होता है बल गुणित विस्थापन, बल गुणित विस्थापन या दूरी भी बोल सकते हैं इसको। अब देखिए इससे किस तरीके से बनेगा। इसका विमी सूत्र C इक्वल में धारा के लिए एम्पियर आएगा, एम्पियर में नापा जाएगा, समय के लिए T आएगा और उसकी पावर 2। नीचे बल का होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण, तो द्रव्यमान के लिए M, त्वरण के लिए L T की पावर -2 और विस्थापन के लिए फिर क्या आएगा? L आएगा। अब इसका कैलकुलेशन समझे, A स्क्वायर होल स्क्वायर ओपन करेंगे, A स्क्वायर T स्क्वायर के अपॉन में M L स्क्वायर T की पावर -2। तो फाइनली इसका विमी सूत्र क्या बनेगा, मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ क्योंकि अपने को यहाँ पे, ये तो मैंने बनाना सिखाया आप लोगों को किस तरीके से बनाएंगे। अभी फाइनल बनेगा यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले M से स्टार्ट करना है, M ऊपर जाएगा -1 में, फिर उसके बाद L ऊपर जाएगा -2 में, L जाएगा -2 में, फिर T भी ऊपर जाएगा तो प्लस T की पावर 4 बनेगा, ये T की पावर 4 बनेगा। तो इस तरीके से, और A स्क्वायर तो रहेगा। तो ये इस तरीके से इसका विमी सूत्र बनेगा। आप लोग अच्छे से देखें कि किस तरीके से विमी सूत्र बना। तो ये मैंने विमी सूत्र आप लोगों को बना के बताया है जो 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये डायरेक्टली विमी सूत्र हम लोग यहाँ देने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं इसी टॉपिक का सेकेंड पॉइंट, धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब किसी चालक की धारिता किस तरीके से माइनस होगी और किस तरीके से प्लस होगी, मतलब कब कम होगी और कब बढ़ेगी, ये अपन पढ़ने वाले हैं। या ऐसा सिंपल भाषा में बोला जाए तो धारिता किसके ऊपर निर्भर करती है, ऐसा भी बोल सकते हैं, किन किन बातों पर किसी चालक की धारिता निर्भर करती है। तो मैं अब पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ। फर्स्ट पॉइंट बनेगा इसका, चालक का क्षेत्रफल बढ़ने से चालक धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो कम होगी कि ज़्यादा होगी, ये हम लोग समझने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं अभी बोल के बता रहा हूँ, फिर अपन उसको एक डायग्राम से क्लियर करने वाले हैं। तो अगर किसी चालक का क्षेत्रफल बढ़ता है तो उसकी धारिता बढ़ती है। यदि किसी चालक का क्षेत्रफल बढ़ता है तो उस चालक की धारिता भी बढ़ती है। अब कैसे बढ़ती है देखिए आप लोग, मैंने मान लो एक कोई चालक प्लेट ली है, ये मेरे पास क्या है, एक चालक प्लेट है, इसको बोलेंगे प्लेट। ये मेरे पास एक चालक प्लेट है जिसको मैंने प्लस क्यू आवेश दिया है। सपोज करें प्लस क्यू आवेश दिया और ये प्लस क्यू आवेश इस तरीके से,
ये इस तरीके से, अभी समझे आप लोग, इस तरीके से। अभी ये इसका एरिया थोड़ा कम है, मैं इसको एरिया बढ़ा देता हूँ, साइज इसकी बढ़ा देता हूँ, लंबाई चौड़ाई बढ़ा देता हूँ। तो आप लोग देखिए यही प्लस जो है, ये प्लस क्यू आवेश इस तरीके से हो जाएगा, आपका थोड़ा दूर दूर हो जाएगा, है ना। तो अभी देखें कि इसकी तुलना में, इसके क्षेत्रफल की तुलना में ये आवेश कम लग रहा है, इसका एरिया कम है, इसका क्षेत्रफल है, तो आवेश अपने को ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा है इसमें। लेकिन जैसे ही मैंने इसका क्षेत्रफल बढ़ाया तो ये आवेश आपको क्या दिख रहा है, दूर दूर दिख रहा है। इसका मतलब कि इसके क्षेत्रफल की तुलना में आवेश ज़्यादा है, लेकिन इसके क्षेत्रफल की तुलना में अगर इतना ही आवेश रखा जाए तो वो आवेश कम हो जाता है। तो जैसे ही अगर आवेश कम होता है, इस कंडीशन में आवेश में कमी होती है, आवेश में अगर कमी होगी, अगर आवेश में कमी होगी तो मैंने बताया था अभी कि आवेश के समानुपाती क्या होता है, v होता है, मतलब विभव होता है। तो जैसे जैसे आवेश कम होगा विभव बढ़ेगा, कम होगा, अगर आवेश बढ़ेगा तो विभव भी बढ़ेगा। तो अभी देखिए अगर आवेश अगर कम हो रहा है तो उस चालक का क्या होगा, विभव में भी कमी आएगी, विभव में भी कमी आएगी। और अब आप लोग देखिए एक फार्मूले से, अगर C इक्वल Q के अपॉन में V होता है, यहाँ पे अगर V कम होता है, कमी होती है इसमें अगर कमी होती है, समझे आप लोग, इस फार्मूले से जो मैंने अभी बताया था, इस फार्मूले से अगर V के मान में कमी होती है तो C का मान बढ़ता है, क्योंकि ये इसके व्युत्क्रमानुपाती है। Q के मान बढ़ने से C का मान बढ़ता है, लेकिन ये अपॉन में व्युत्क्रमानुपाती है, तो V का मान बढ़ने से C का मान कम होता है और V का मान कम होने से C का मान बढ़ता है। तो इसका मतलब अगर किसी चालक का क्षेत्रफल बढ़ता है तो उसमें आवेश में कमी होती है, और आवेश में कमी होने के कारण उसके विभव में कमी होती है, और विभव में कमी होती है, इस फार्मूले से उस चालक की धारिता का मान बढ़ता है। ये क्या होता है, ये बढ़ेगा, क्या होगा, बढ़ेगा। तो अभी अपनों ने अच्छे से क्लियर करा, जो मैंने वो पॉइंट लिखा है। देखिए आप चालक के क्षेत्रफल पर मैंने यहाँ बताया था कि यदि किसी चालक का क्षेत्रफल बढ़ता है, इस क्षेत्रफल से इस क्षेत्रफल पे आए, तो यदि किसी चालक का क्षेत्रफल बढ़ता है तो उसके धारिता का मान बढ़ता है, मतलब बढ़ेगा। आप किस तरीके से बढ़ेगा मैंने आप लोगों को प्रैक्टिकली समझाया है, आप लोगों को दिख रहा है प्रैक्टिकली कि किस तरीके से बढ़ेगा, है ना। कि अगर चालक का क्षेत्रफल बढ़ता है, ये इस चालक का क्षेत्रफल कम है, इस प्लेट का क्षेत्रफल ज़्यादा है, आवेश वही रखना है, जो आवेश यहाँ पे रखा है वही आवेश मैंने इसमें रखा है। तो आप लोगों को इसमें ऐसा लग रहा है कि आवेश बहुत पास पास है, मतलब आवेश का घनत्व ज़्यादा है, लेकिन वहीं अगर एरिया बढ़ जाता है, क्षेत्रफल बढ़ जाता है, तो वहाँ पर आवेश का घनत्व कम हो जाता है, आवेश दूर दूर हो जाता है। तो ऐसा लगता है अपने को कि इसमें आवेश की मात्रा में कमी हो गई, और जहाँ पे आवेश की मात्रा में कमी होगी तो सीधा इसके समानुपाती होता है, तो विभव के मान में कमी होगी, और जब विभव के मान में कमी होगी तो इस फार्मूले से उसकी धारिता का मान बढ़ेगा। ठीक है ना। तो पहला पॉइंट अपनों ने क्लियर करा। चलिए अभी प्रभावित करने वाले सेकंड कारक की बात करते हैं कि आवेशित चालक के पास अन्य चालक की उपस्थिति से क्या प्रभाव पड़ेगा उस चालक की धारिता पर। तो यहाँ पे अपने को दो चालक समझना है, मैं दो चालक से डायग्राम से क्लियर करवा रहा हूँ, उसके बाद अपन क्लियर करने वाले हैं कि क्या कंडीशन बनेगी। ये कोई प्लेट है, फिर से मैं इसको प्लेट बना देता हूँ। ये प्लेट है जिसको मैंने आवेश दिया है, प्लस क्यू आवेश दिया है। तो सपोज करो कि इसमें मैं इस तरीके से बाहर नोट कर देता हूँ, ये इस तरीके से। इसके पास अगर कोई अन्य प्लेट लाएंगे, ये मैं ए नाम दे देता हूँ। ये प्लेट कौन सी है, ए है, ये प्लेट बी है, और ये कौन सी है, प्लेट उदासीन है। उदासीन बोल सकते हैं इसको या अनावेशित बोल सकते हैं, है ना। उदासीन प्लेट है बी। तो यहाँ पे अपना बन रहा है कि आवेशित चालक के पास, मतलब इस प्लेट के पास एक अन्य चालक की उपस्थिति पर, जो अन्य चालक, इसकी बात हो रही बी की, अगर इसको इसके पास में लाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक प्रेरण की घटना होगी, है ना। प्रेरण की घटना होगी, उसमें क्या होता है कि इसके, अभी अपन सिद्धांत में पढ़ने वाले हैं, इसके आगे सिद्धांत में पढ़ने वाले हैं, वहाँ और चीज़ क्लियर होने वाली है। तो जब ये प्लेट इसके पास में आएगी तो इसके आवेश में कमी होगी, क्या होगी, इसके आवेश में कमी होगी, और इसमें कमी होगी। इसके आवेश में अगर कमी होगी, किसमें, आवेश में, तो कमी किसमें होगी, सीधा इससे विभव में। और अगर विभव में कमी होगी तो सी इक्वल क्यू के अपॉन में वी से, यहाँ से अगर वी के मान में कमी होती है तो सी के मान में क्या होगी, वृद्धि होगी कि नहीं होगी, अभी क्लियर करा आप लोगों ने, है ना। तो अभी ये पॉइंट क्लियर हो रहा है आवेशित चालक के पास अन्य चालक की उपस्थिति पर। तो यदि किसी आवेशित चालक के पास एक अन्य उदासीन या अनावेशित चालक लाया जाता है तो उस आवेशित चालक की धारिता में
वृद्धि होती है, उसकी धारिता बढ़ती है। किस तरीके से बढ़ती है मैंने यहाँ पे क्लियर करवाया, एक बार और अच्छे से क्लियर कर ले। ये आवेशित प्लेट है, इसके पास में एक उदासीन या अनावेशित प्लेट लाते हैं तो एक प्रेरण की घटना होती है इनके मध्य, वो अभी अपन आगे उसके सिद्धांत में पढ़ने वाले हैं, संधारित्र के सिद्धांत में आगे अपन टॉपिक वही पढ़ने वाले हैं। तो वहाँ पे इस प्लेट के पास आने के कारण इसके विभव आवेश में कमी होगी, और अगर आवेश में कमी होगी तो कम कौन होगा, विभव कम होगा सीधा। क्यों होगा, क्योंकि आवेश किसके समानुपाती होता है, V के। तो यहाँ से आवेश कम होगा तो विभव कम होगा, और विभव के मान में कमी होगी तो यहाँ से C के मान में वृद्धि होगी। इसका मतलब उस चालक की धारिता का मान बढ़ता है। तो ये सेकेंड पॉइंट भी अपनों ने क्लियर करा। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं चालक के माध्यम पर। मतलब ये है कि वो चालक जहाँ पे रखा है उसके आसपास माध्यम कौन सा है। अगर माध्यम अच्छा है, उसकी शुद्धता ज़्यादा है, तो वहाँ पे उस चालक की धारिता बढ़ेगी। तो यहाँ पे एक सीधा सा एक पॉइंट बनता है कि यदि चालक के चारों ओर अधिक परावैद्युतांक का, अधिक परावैद्युतांक मतलब अधिक शुद्धता का पदार्थ रख दिया जाए, माध्यम रख दिया जाए, तो उस चालक की धारिता बढ़ती है। और वो माध्यम की बात होती है, उसके अंदर के माध्यम की भी बात होती है। अभी तो अपन चारों ओर के माध्यम की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रॉपर वो जो चालक जिस पदार्थ से बना होता है, जिस माध्यम से बना होता है, वो माध्यम भी अच्छा होना चाहिए। तो ये पॉइंट क्या बनता है कि यदि किसी चालक के आसपास अधिक परावैद्युतांक का माध्यम रख दिया जाए तो उस चालक की धारिता का मान बढ़ता है। तो इस तरीके से किसी चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक हम लोगों ने अच्छे से क्लियर करे कि वो किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, कैसे बढ़ती है और कैसे कम होती है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं इसी में, संधारित्र जिसे इंग्लिश में बोला जाता है कैपेसिटर, और इसको एक और वर्ड बोलते हैं, इसको एक और बोलते हैं कंडेंसर। कंडेंसर है ना, दो वर्ड होते हैं इंग्लिश में, कैपेसिटर या कंडेंसर। अभी आप लोगों को कैपेसिटर से पता चल रहा है कैपेसिटी बढ़ाने का काम करता है, इसके इंग्लिश वर्ड से आप लोगों को थोड़ा समझ में आ रहा है। कैपेसिटर कैपेसिटी बढ़ाने का काम करेगा, मतलब ये धारिता बढ़ाने का काम करेगा। तो अभी संधारित्र कोई स्पेशल वर्ड नहीं होता है, स्पेशल कोई सिस्टम नहीं होता है, कोई यंत्र नहीं होता है कि दो चालक को अगर आपस में मिला दिया जाए, एक ऐसी सिस्टम बना दिया जाए दोनों को रख के, तो वो संधारित्र बनेगा। तो संधारित्र क्या होता है, धारिता बढ़ाने का काम करता है, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने का काम करता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा किसी चालक के आकार या आयतन में बिना परिवर्तन किए उसकी विद्युत धारिता बढ़ाई जा सकती है। एक बार और सुने अच्छे से, संधारित्र वह युक्ति है जिसके द्वारा किसी चालक के आकार या आयतन में बिना परिवर्तन किए उस चालक की धारिता को बढ़ाया जा सकता है। अब जैसे आप लोग समझे, एक प्लेट ऐसी है, ये वाली प्लेट ए रखी है, उसके सामने इसी आकार की एक प्लेट और मैंने ले ली है। दोनों चालक, ये चालक प्लेट है, दोनों प्लेटों को मिला के मैंने एक सिस्टम बना दिया, एक यंत्र बना दिया है ना, युक्ति बना दी, तो उसको क्या बोलेंगे, संधारित्र। तो इससे क्या होगा, अगर ये बनने के बाद पहले इस प्लेट की धारिता कुछ अलग थी, इसकी धारिता कुछ अलग थी, दोनों की धारिता में डिफरेंस था और कम थी, लेकिन दोनों को मिलाने के बाद एक युक्ति बना दी तो उसकी धारिता बढ़ जाएगी। तो ये होता है संधारित्र। अब संधारित्र कई प्रकार के होते हैं, जैसे आप लोगों के घर में फैन होते हैं, पंखे है ना, पंखे में एक छोटा सा कंडेंसर लगा होता है, आप लोग देखना आपके उसमें कंडेंसर लगा होता है, ये कंडेंसर लिखा है ना आपको, वो भी संधारित्र ही होता है। उसकी बनावट ही कुछ इस तरीके से होती है, और वो बेलनाकार संधारित्र होता है। उसकी आकृति कैसी होती है, बेलनाकार, क्योंकि संधारित्र में बहुत सारे प्रकार होते हैं। एक समांतर होता है, जैसे आप लोगों के सामने प्लेटें रखी है, इसको समांतर पट संधारित्र बोला जाएगा, आगे अपन पढ़ेंगे। एक गोली होता है, अगर दो गोले बना दिए जाए, ये फर्स्ट चालक है, ये भी चालक है और ये भी एक चालक है, ये दोनों क्या है, ये गोली ही चालक है, ये चालक सेकेंड है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ, और ये चालक कौन सा है, फर्स्ट है। तो इन दोनों को चालक को मिलाने से एक युक्ति बनेगी, उसे क्या बोला जाएगा, संधारित्र, उसे बोला जाएगा संधारित्र। और जैसे आप लोगों के सामने ये भी क्या है, एक चालक है, ये भी क्या है, एक चालक है। जब इसको मिला दिया, दोनों को पास में रख दिया, तो एक युक्ति बन गई जिसे बोला गया है संधारित्र। तो उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, उसकी धारिता का मान बढ़ जाएगा, उस चालक की धारिता का मान बढ़ाने का काम करेगा। ऐसे और भी कई उदाहरण देखने को मिलते हैं आप लोगों को। जब वो ट्रांसफार्मर है ना, जब अपने घर में बिजली आती है तो वो ट्रांसफार्मर के माध्यम से आती है। ट्रांसफार्मर क्या करता है कि उसकी युक्ति दो प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं, एक उपचाई और एक अपचाई, ये भी अपन आगे टॉपिक में पढ़ने वाले। तो उपचाई क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ाने का काम करता है, जहाँ पे अपने को बढ़ाने की आवश्यकता होती है वहाँ पे वो बढ़ाने का काम करता है। और अपचाई क्या करता है, जहाँ पे बढ़ी हुई आती है बिजली, वहाँ पे कम करने की आवश्यकता होती है। जैसे 33 वोल्ट की बिजली आती है, उसको अपने घर में जो यूज़ होती है वो 11 kV होती है, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। तो उसी को वहाँ पे संधारित्र बोला जा सकता है, क्योंकि उसके अंदर कुछ प्लेटें रखी होती है,
और उन प्लेटों के माध्यम से वो बनती है, ट्रांसफार्मर बनता है, तो उसे अपन संधारित्र बोल सकते हैं। ऐसे अपने डेली लाइफ में बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे आपको इस संधारित्र के ऊपर। तो अभी आगे अपन बात करेंगे। अभी अपनों ने पढ़ा बेसिक संधारित्र क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है। अब अपन बात करने वाले इसके सिद्धांत की कि एक्चुअली में ये काम कैसे करता है। अगर एक चालक है प्लेट और उसके सामने एक अन्य चालक प्लेट लिया है उसके पास में, तो उसकी धारिता किस तरीके से बढ़ती है, ऐसी कौन सी क्रिया होती है उसमें, ऐसी कौन सी प्रोसेस होती है कि उसकी धारिता ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। आप लोगों ने पढ़ा है ना कि संधारित्र वह युक्ति है जो जिसके द्वारा किसी चालक के आकार या आयतन में बिना परिवर्तन किए, मतलब अपने को आकार में कोई परिवर्तन नहीं करना, जैसी प्लेट पहले थी वैसी ही प्लेट अपनों ने पास में लिया है, तो आकार या आयतन में कोई परिवर्तन नहीं करा, लेकिन फिर भी उसकी धारिता बढ़ रही है। तो ऐसी कौन सी प्रोसेस होती है जिससे वो धारिता बढ़ती है, वो अपन आगे समझने वाले। अभी नेक्स्ट टॉपिक मैंने लिया है संधारित्र का सिद्धांत। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत आगे अपने को काम आने वाला टॉपिक है, तो आप लोग इसको अच्छे से समझें। और मैं भी इसी टॉपिक को मैं यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से क्लियर करवाने वाला हूँ कि संधारित्र का सिद्धांत कैसे काम करता है और एक संधारित्र से किसी चालक की धारिता किस तरीके से बढ़ती है। डायग्राम के माध्यम से हम लोग संधारित्र का सिद्धांत समझने वाले अच्छे से। तो आप देखिए, इसमें सबसे पहले मैं डायग्राम के बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि ये जो प्लेट है ये एक आवेशित प्लेट है जिसे अपनों ने प्लस क्यू आवेश दिया है। इसके पास में एक उदासीन प्लेट मैंने रखी है। ऐसे कैसे, ये सेकंड भाग है जिसमें एक आवेशित चालक है जिस पे प्लस क्यू आवेश है, और इसी के साथ में एक अन्य चालक प्लेट लाया मैं बी जो उदासीन थी, है ना। और इसका कनेक्शन कहाँ पे कर दिया मैंने, पृथ्वी पर। ये कनेक्शन बाद में मैं और क्लियर करने वाला हूँ कि क्यों करा आप लोगों ने। अब देखिए इसका सिद्धांत किस तरीके से बनता है। अभी क्या हुआ कि ये प्लेट रखी थी, इसके पास में बी प्लेट लाए अपन। ये प्लेट कौन सी, उदासीन है। इस पे प्लस भी मौजूद है, माइनस भी मौजूद है, मतलब दोनों बराबर मात्रा में। उदासीन का मतलब होता है प्लस और माइनस की जो है दोनों बराबर क्वांटिटी में वहाँ पे उपलब्ध है, तो वो उनका प्रभाव एक दूसरे से खत्म कर दिया उन्होंने, इसलिए उसको उदासीन बोला जाएगा। तो अभी आप लोग समझेंगे कि इसको पास में लाएंगे। अभी क्या है, इस पे प्लस भी और माइनस भी आवेश है, दोनों प्रकार के आवेश स्थित है। अभी ये प्लस क्यू आवेश है, तो प्लस क्यू आवेश के कारण जैसे ही इस प्लेट को इसके पास में लाएंगे तो ये प्लस क्यू आवेश जो है, क्योंकि माइनस क्यू आवेश को अपनी ओर खींचेगा। प्लस क्यू आवेश मतलब धनावेश और ऋणावेश में क्या होता है, आकर्षण बल लगता है। तो जैसे ही, क्योंकि इस प्लेट पे प्लस आवेश भी स्थित है, माइनस आवेश भी स्थित है, इसको जैसे ही इसके पास में लाएंगे, ये इस प्लेट ए का या चालक ए का प्लस क्यू आवेश है, ये इसके आवेश के माइनस आवेश को इसकी ओर आकर्षित करेगा। तो आकर्षित करेगा तो ये वो इसको आकर्षित करके खींच के अपनी तरफ लेगा, तो यहाँ पे इस पर क्या आएगा, ऋणावेश बन जाएगा। लेकिन ये प्लस क्यू आवेश, इस पर पहले जो प्लस क्यू स्थित है वो उसको दूर हटाने का काम करेगा, इधर भेजने का काम करेगा, है ना। क्योंकि धनावेशित आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। तो ये इसका प्लस आवेश जो है, इसके प्लस आवेश को दूर भेजने का काम करेगा, तो वो प्लस आवेश किधर स्थित हो जाएगा, इस तरीके से इधर स्थित हो जाएगा। तो ये जब एक आवेशित प्लेट के पास एक अन्य प्लेट लाई जाएगी तो उसमें एक घटना होगी, एक प्रोसेस होगी जिसे प्रेरण की घटना बोला जाता है। उस कंडीशन में क्या होगा कि इस प्लेट पर जो माइनस आवेश स्थित है वो ये प्लस आवेश उसको खींचने का काम करेगा, उसकी तरफ खींचने का काम करेगा। तो इसके इधर अंदर वाली साइड पे माइनस आवेश बनेगा, और जो प्लस आवेश होगा, इसका प्लस आवेश जो होगा वो इसके प्लस आवेश को दूर भेजने का काम करेगा, क्योंकि प्रतिकर्षण होता है। प्लस प्लस धनावेशों में प्रतिकर्षण बल लगता है, तो वो प्लस आवेश जो है इसके बाहर की साइड एकत्रित हो जाएगा। तो इस तरीके से ये पार्ट ए समझा। अभी पार्ट बी की बात आती है, इसमें वही घटना होगी, लेकिन इसमें जो प्लस क्यू आवेश है ना, जैसे इसका कनेक्शन अपनों ने पृथ्वी से करा, इसको पृथ्वीकृत कर दिया, इसको पृथ्वी से जोड़ दिया, तो यहाँ पे जो धनावेश था, जो प्लस क्यू आवेश था, वो कहाँ चला जाएगा, पृथ्वी में चला जाएगा। तो इस पर क्या रहेगा, केवल माइनस क्यू आवेश रहेगा। तो ये आप लोगों ने डायग्राम अच्छे से समझा। अब संधारित्र इस पे काम कैसे करता है, धारिता को बढ़ाने का काम कैसे करता है, तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा क्लियर करवाने वाला हूँ अच्छे से। फिर से यहाँ मैं थ्योरी बता देता हूँ कि माना ए एक आवेशित प्लेट है जिसे प्लस क्यू आवेश दिया गया है, और बी कोई अन्य उदासीन प्लेट है। जब प्लेट ए को बी को प्लेट ए के पास में लाते हैं तो प्रेरण की घटना द्वारा प्लेट बी के आंतरिक तल पर, अंदर वाली तल पर, प्लेट बी के आंतरिक तल पर माइनस क्यू आवेश तथा दूरवर्ती तल पर, मतलब बाहर वाली तल पर प्लस क्यू आवेश प्रेरित हो जाता है। अभी इसकी बात करते हैं, इसकी, है ना। तो अभी मैंने समझाया था अभी आप लोगों को कि ये ऋणावेश जो है, ये माइनस क्यू आवेश जो है इस प्लेट पे भी प्रभाव छोड़ेगा, और ये प्लस क्यू भी इस पे प्रभाव छोड़ेगा। तो अभी पास में ज़्यादा कौन है, माइनस क्यू आवेश है, तो ये ज़्यादा प्रभावित करेगा, और ये आवेश जो है इसके विभव को कम करने का प्रयास करेगा। देखें यहाँ पे, ये माइनस क्यू आवेश है, ये माइनस क्यू, ये क्या करेगा,
कम करने का प्रयास करेगा। और ये प्लस क्यू आवेश है, ये इसके विभव को बढ़ाने का काम करेगा, है ना, बढ़ाएगा ऐसा बोल सकते हैं। वो कम करेगा, ये बढ़ाएगा, है ना, बात समझे इसको। क्योंकि धनावेश आप लोगों ने वो पढ़ा होगा, अक्षीय निरक्षीय स्थिति में मैंने पढ़ाया था कि ऋणावेश प्लस क्यू आवेश के कारण विभव प्लस में होता है और माइनस क्यू आवेश के कारण विभव माइनस में होता है। तो ये जो है माइनस क्यू आवेश जो है इसके विभव को कम करने का काम करेगा और ये प्लस क्यू आवेश इसके विभव को बढ़ाने का काम करेगा। लेकिन ज़्यादा पास में कौन है? माइनस क्यू आवेश है, मतलब ऋणात्मक आवेश ज़्यादा पास में तो ज़्यादा कमी होगी, इसके विभव में ज़्यादा कमी होगी। प्लस कम होगा लेकिन कमी ज़्यादा होगी, बढ़ेगा कम, कमी ज़्यादा होगी, क्योंकि ये दूर है ना तो इसका प्रभाव कम रहेगा। प्रभाव किसका ज़्यादा रहेगा? इसका। तो ये इसके विभव को ज़्यादा कम करेगा और ये कम करेगा। मान लो सपोज करो कि इसका पहले एक एग्जांपल से समझे इसको कि इस प्रारंभिक में इसका वोल्ट कितना था? 10 वोल्ट था। बाद में इसने कमी करी तो 3 वोल्ट की करी, उसने वृद्धि करी तो 1 वोल्ट की करी। तो फाइनल इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा? इसमें देखिए 10 वोल्ट में ये 3 माइनस कर रहा है और उसमें प्लस 1 जुड़ रहा है, तो कुल मिला के आपका रिजल्ट क्या मिलेगा? 8 वोल्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? 8 वोल्ट। मतलब ये कमी हुई, किस में कमी हुई? विभव में कमी हुई। अगर विभव में कमी हुई तो C इक्वल के फार्मूले से Q के अपॉन में V से अगर देखा जाएगा तो अगर इसमें कमी होती है, मैंने अभी बताया था कि अगर विभव कम होता है तो इसमें वृद्धि होती है। क्या होती है? इसमें वृद्धि होगी। तो इस तरीके से अभी मैंने पार्ट ए के बारे में बताया। क्या बताया मैंने? फिर से रिवाइज कर देता हूँ इसको कि अगर कोई आवेशित प्लेट है, उसके पास में एक उदासीन प्लेट लाई जाती है तो उस पर 2 प्रकार के आवेश बनते हैं प्रेरण की घटना द्वारा। उसके आंतरिक तल पर माइनस आवेश बनता है, उसके बाहरी तल पर प्लस क्यू आवेश बनता है। अब क्या करता है कि ये जो आवेश है ये इसके विभव को कम करने का काम करता है और प्लस क्यू आवेश इसके बढ़ाने का काम करता है। लेकिन जो ज़्यादा नज़दीक है वो ज़्यादा प्रवाहित करेगा, तो ये जो कमी ज़्यादा करेगा ये वृद्धि कम करेगा। इसका मतलब उसके विभव में कमी होगी। अगर विभव में कमी होगी तो उसकी धारिता बढ़ेगी और संधारित्र का सिद्धांत ये होता है कि वो चालक की धारिता को बढ़ाने का काम करता है। अगर सेकेंड पार्ट की बात की जाए तो यहाँ पे अगर आप लोगों को देखें तो खाली क्या बचा है? माइनस क्यू आवेश बचा है। क्यों बचा है? क्योंकि इसका संबंध किससे? पृथ्वी से है। इसके कारण इसका प्लस क्यू आवेश कहाँ चला जाएगा? पृथ्वी में आ जाएगा। तो कुल मिला के इससे तो कमी होगी। ये इसके विभव को कम करने का काम करेगा, बढ़ाने का काम तो करेगा ही नहीं। सपोज करो कि इसका पहले विभव कितना था? 10 वोल्ट था और बाद में जब कमी हुई 3 वोल्ट की, तो कुल मिला के बाद में जो कमी होने के बाद विभव कितना बचा? 10 माइनस 3 तो बचा कितना? 7 वोल्ट। तो आप लोग देखें कि यहाँ पे 8 वोल्ट की कमी हुई थी, बचा वो बाद में, लेकिन यहाँ पे और ज़्यादा कम हो गया है। इसका मतलब अगर वोल्ट कम हुआ है तो इस फार्मूले से अगर ये इसमें कमी होगी तो इसमें क्या होगी? वृद्धि होगी। तो यहाँ पे और ज़्यादा वृद्धि होगी। और ये वाला जो केस है, ये वाला जो डायग्राम है, मतलब ये वाली जो कंडीशन है, ये वाली 100% काम नहीं करती। इसीलिए संधारित्र का संबंध जो है पृथ्वी से किया जाता है। मतलब अपने सिस्टम जो भी लगे होते हैं विद्युत के, उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी के जो भी सिस्टम लगे होते हैं उनका कनेक्शन कहाँ से होता है? पृथ्वी से कर दिया जाता है, ताकि वो एक्स्ट्रा जो आवेश प्लस क्यू आवेश बनता है वो पृथ्वी में चला जाता है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करे, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी कैपेसिटी बने। तो यही संधारित्र का सिद्धांत होता है कि वो उसकी धारिता को बढ़ाने का काम करता है। एक बार और मैं अच्छे से रिवाइज करवा देता हूँ आप लोगों को कि पार्ट ए और पार्ट बी किस तरीके से बनता है। तो पार्ट ए में आप लोगों को सामने प्लेट ए है जिसपे प्लस क्यू आवेश दिया है, इसके सामने पास में एक अन्य प्लेट लाते हैं जिसको उदासीन बोलते हैं, जिसपे प्लस भी होता है माइनस भी होता है। लेकिन ये प्लस जो है जब पास में लाते हैं तो ये प्लस जो है इसके माइनस को खींचने का काम करता है, आकर्षण बल लगता है, तो वो इसके अंदर साइड आ जाता है, माइनस इकट्ठा हो जाता है। लेकिन ये प्लस जो है इसके प्लस को दूर धकेलने का काम करता है, तो वो इसके बाहरी तल पर एकत्रित हो जाता है। अब यहाँ क्या होता है कि ये इसके विभव को कम करता है और ये इसके विभव को बढ़ाता है। अब ये ज़्यादा पास में है, माइनस क्यू आवेश इसके ज़्यादा पास में, इसलिए ज़्यादा प्रवाहित करेगा। जैसे ये 3 वोल्ट प्रवाहित कर रहा है और ये खाली 1 वोल्ट प्रवाहित कर रहा है, तो फाइनली आंसर कमी हुई है लेकिन 8 वोल्ट आया, 2 वोल्ट की कमी हुई है। अगर इसके सेकेंड पार्ट की बात की जाए तो वैसे ही बनाया डायग्राम, बस इसमें पृथ्वी से संबंध कर देंगे तो इसका प्लस आवेश कहाँ चला जाएगा? पृथ्वी में। तो इसमें कुल मिला के कमी होगी और कमी कितने की हो रही है? वही 3 वोल्ट की कमी हो रही है। तो फाइनली कमी कितने की हुई? 7 की। तो कुल मिला के इससे ज़्यादा वोल्ट कम हुआ है और ज़्यादा वोल्ट कम हुआ है तो धारिता में वृद्धि भी क्या होगी? ज़्यादा से ज़्यादा होगी। और संधारित्र का सिद्धांत भी यही होता है कि वो धारिता को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने का काम करता है। तो इस तरीके से अपने संधारित्र का सिद्धांत अभी डायग्राम से 2 पार्ट में समझा। तो ये 100% काम नहीं करता। 100% कौन सा काम करता है? ये वाला
जो युक्ति होती है वो काम करती है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों के ट्रांसफार्मर कभी देखना आप लोग कि जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं वहाँ पे एक अर्थिंग दिया जाता है, उनको क्या दिया जाता है, वो अर्थिंग दिया जाता है। तो वो अर्थिंग यही काम करता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करे। वो ट्रांसफार्मर जो है वो संधारित्र बोल सकते हैं उनको, वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से काम करे और उनकी कैपेसिटी ज़्यादा बने, मतलब उसका जो है कैपेसिटी ज़्यादा हो, उनकी क्षमता ज़्यादा हो। तो ये होता है आप लोगों के सामने संधारित्र का सिद्धांत। तो आप लोग इसको अच्छे से क्लियर करें और एक बार बुक में रीडिंग लगा ले इसकी, आपकी बुक में जो है इस टॉपिक की एक बार अच्छे से रीडिंग लगा ले, क्योंकि मैंने थ्योरी बिल्कुल नहीं लिखी, मैंने बिल्कुल प्रैक्टिकली आप लोगों को समझाया कि किस तरीके से सिद्धांत काम करता है इसका। तो आप लोग बुक का उपयोग करें, उसमें वो टॉपिक एक बार अच्छे से पढ़ें और फिर से एक बार ये मेरा वीडियो देखें तो आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।